हेलो गाइस, वेलकम टू जेआरएफ एजुसाइट्स चैनल। दोस्तों, आज हम समानता को विचारधारा के आधार पर समझेंगे। समानता का फर्स्ट पार्ट जो कि ऑलरेडी मैं पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ, तो आप लोग उससे जाके देख सकते हैं। और आइए चलिए समझते हैं समानता को विचारधारा के आधार पर कैसे क्या है। तो विचारधारा मतलब है कोई भी सिद्धांत जिसके आधार पर हम समानता को व्याख्यायित करते हैं। तो जैसे कि शास्त्रीय उदारवादी, मार्क्सवादी, सकारात्मक उदारवादी, ठीक है, नारीवादी संकल्पना, इसके आधार पर हम एक एक को अच्छी तरीके से देखते हैं। आइए, शास्त्रीय उदारवादी या परंपरावादी उदारवादी के आधार पर समानता की क्या संकल्पना है। देखिए, बेसिकली इसमें क्या है कि जो शास्त्रीय उदारवादी है, उदारवादी जो विचारधारा है वह व्यक्ति केंद्रित है। व्यक्ति और कानून से जुड़ी हुई यह विचारधारा है। ठीक है, तो यहाँ पर जब समानता की बात आती है तो कानून अर्थात वैधानिक समानता या औपचारिक समानता या ये राजनीतिक समानता की बात करते हैं। मतलब कानूनी समानता किस प्रकार से कि मान लीजिए किसी भी देश का कोई संविधान है, जो वहाँ के नियम कानून है, उसके सामने उस देश के सभी नागरिक समान होंगे। सभी व्यक्ति जो होंगे वो बिफोर द लॉ ऑल विल बी इक्वल ट्रीट, दे ऑल विल बी ट्रीटेड एज इक्वल एज। ओके, फिर नेक्स्ट में हम देखते हैं मार्क्सवादी संकल्पना। मार्क्सवादियों के अनुसार मतलब समानता का क्या सिद्धांत है। मार्क्सवादी मूलतः ये जो भी व्याख्या करते हैं समानता की, वो आर्थिक आधार पर करते हैं। इनका मानना है कि मतलब राज्य में जब तक आर्थिक समानता स्थापित सॉरी आर्थिक समानता स्थापित नहीं होगी तो वहां पर हमारे राजनीतिक, वैधानिक या जो भी विधिक समानता है उसका कोई अर्थ नहीं है। क्योंकि राज्य में क्या है, हमारे दो वर्ग होते हैं। ठीक है, जैसे एक हमारा पूंजीपति वर्ग और दूसरा सर्वहारा वर्ग। तो पूंजीपति वर्ग के द्वारा मान लीजिए क्या कहते हैं, सर्वहारा वर्ग का शोषण किया जाता है और पूंजी क्या कहता है, कहाँ पूंजीपति के हाथ में हो जाता है। और दूसरा वर्ग, तो यहाँ पे हमारा सबसे बड़ा क्या आ जाता है, आर्थिक असमानता। एक वर्ग के हाथ में पूंजी का संचय है और जबकि दूसरा उसका शोषण किया जा रहा है, वो आर्थिक रूप से कमजोर है। तो इसका मतलब है कि उसके पास पावर भी नहीं होगी। कैसी पावर, राजनीतिक शक्ति। और जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो भी किसके हाथों में आ जाएगा, वो भी पूंजीपति वर्ग के हाथों में। तो एक प्रकार से हमारा जो सर्वहारा वर्ग है वह आर्थिक रूप से कमजोर है एवं पूंजीपति वर्ग के द्वारा शोषित किया जा रहा है। तो इसी के आधार पर मार्क्सवादी बोलते हैं कि सबसे जरूरी है समानता के लिए आर्थिक समानता का समाज में होना। वहीं हम सकारात्मक उदारवादी कल्याणकारी राज्य के आधार पर अगर हम समानता को समझें तो उनके अनुसार मतलब समानता का आशय है कि अवसर की समानता, सॉरी गाइस यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, दैट इज नॉट समानता। ठीक है, यहाँ पे भी, तो यहाँ पे इनका मतलब जो सकारात्मक उदारवादी विचार है, इनके अंतर्गत क्या ये मतलब अपने थॉट देते हैं, विचार देते हैं कि जो आर्थिक मतलब इसमें सकारात्मक उदारवादी में हमारी केवल, जैसे कि मार्क्सवादी आर्थिक आधार पर समानता को व्याख्या करते हैं, इनके अनुसार जो हमारी समानता है वो आर्थिक, राजनीतिक, वैधानिक सभी तरह की समानता, मतलब सामाजिक भी हो, आर्थिक भी हो, राजनीतिक, सभी स्थितियों में सभी को समान अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए, जिससे समाज एक समता मूलक विकास की ओर आगे बढ़े। फिर वहीं हम अगर समानता की संकल्पना को नारीवादी के दृष्टिकोण से देखें तो नारीवादी दृष्टिकोण जो है, यहाँ पे हम नारीवादी संकल्पना बेसिकली क्या है, एक पितृसत्तात्मक सत्ता के विरोध में आती है। ठीक है, ये समाज में हाँ, ये समाज में क्या चाहते हैं कि जो पितृसत्तात्मक सत्ता है उसके द्वारा महिलाओं का शोषण किया जाता है। तो अतः समाज में हमें लिंग के आधार पर जो भेदभाव है उसको समाप्त करके एक समानता हमें स्थापित करना है। तो नारीवादियों में भी दो प्रकार के हैं हमारे, एक पहला हमारा जो आ जाता है, एक उदारवादी नारीवाद है और दूसरा उग्र नारीवाद। दोनों ही सत्ता का विरोध करते हैं, लेकिन जो उदारवादी नारीवाद है ये कहीं ना कहीं सार्वजनिक जीवन में समानता का समर्थन करती हैं। इनका मानना है कि जो सार्वजनिक कार्य क्षेत्र है, मीन्स
जहाँ पे कोई भी श्रम का क्षेत्र है वहाँ पे महिलाओं पुरुषों को मतलब लिंग के आधार पर विभेद नहीं किया जाना चाहिए, अर्थात उनके जो कार्य हैं, कार्य का जो पेमेंट है वो इक्वल होना चाहिए, ना कि महिला और पुरुष है उसके समान कार्य के लिए दोनों को अलग अलग वेतन दिया जाए। ये चाहती हैं कि ऐसे हमारे जो सार्वजनिक क्षेत्र है वहाँ पर समानता स्थापित हो। इसके साथ ही ये अगर हम उग्र नारीवाद की बात करें तो उग्र नारीवाद में क्या जाता है, ये सार्वजनिक समानता को तो आवश्यक मानती हैं, ये ठीक है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मानती है, उग्र नारीवाद काफ़ी एक्सट्रीमिस्ट लेवल पे जाकर कहती है कि जो व्यक्तिगत जीवन है उसमें भी मतलब महिलाएं ही क्यों काम करें, ठीक है। जैसे कि उनका मानना है कि घरेलू जो कार्य हैं, ठीक है, इसके साथ ही वो कहते हैं अगर बच्चे पैदा कर रही हैं तो फिर मतलब केवल महिलाएं ही क्यों करें, ठीक है। ये इनका एक्सट्रीमिस्ट लेवल आ जाता है। और इसके साथ ही पितृसत्तात्मक सत्ता के अंतर्गत यह भी निर्धारित मतलब किया गया है कि जो पितृसत्तात्मक सत्ता है ये मतलब सदियों से चली आ रही है, और इसके अंतर्गत जो घरेलू श्रम है मतलब घर के कार्य महिलाओं के द्वारा किए जाते हैं, लेकिन इसमें उनको उनके श्रम का कोई मूल्य नहीं मिलता है, ठीक है। बाहर अगर वही महिला काम कर रही है या पुरुष काम कर रहा है तो उसको उसका वेतन दिया जाता है, लेकिन जो घरेलू वर्क है उस पर उनको कोई वेतन या उनका श्रम नहीं प्रदान किया जाता। वहीं महिलावादी ये भी एक संकल्पना इनकी आती है कि जो महिला सेक्स है, ठीक है, इसको ये क्या कहते हैं, ये एक जैविक संकल्पना है, ठीक है। अगर महिला कोई पैदा होती है तो सेक्स के आधार पे तो जैविक है, इसमें तो कोई हम परिवर्तन कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जेंडर है, जेंडर क्या है, जेंडर के आधार पर जो समाज में महिलाओं की पहचान निर्धारित की गई है ये सांस्कृतिक संकल्पना है। इसका मतलब क्या है कि यह हमारे समाज द्वारा निर्धारित किया गया है, ठीक है। अगर महिला मान लीजिए पैदा हो गई है, महिला है, तो महिला होने के नाते वो कपड़े क्या पहनेगी, ठीक है, काम क्या करेगी, उसका बाल कैसा रहेगा, उसका स्ट्रक्चर मीन्स वो काम कैसे करेगी, उसकी जितनी भी सारी चीजें हैं वो कौन डिसाइड करेगा, समाज डिसाइड करता है। और जब ये सांस्कृतिक संकल्पना का एक दृढ़ रूप हमारे समाज में दिखता है और इसके आधार पर हम एक असमान समाज का स्वरूप देखते हैं, ठीक है। वो कहीं ना कहीं चाहे शोषण के आधार पर हो या उनके कार्य क्षेत्र का निर्धारण किया गया हो, तो सांस्कृतिक संकल्पना के आधार पर महिलाओं को पुरुषों से अलग किया गया है तथा उनको बांट दिया गया है। वहीं एक महिलावादी विचारक हैं जो कैरोल पेटमैन, ये क्या कहती हैं कि महिलाओं को पितृसत्तात्मक सत्ता के द्वारा निजी क्षेत्र के तहत रखा गया है। मीन्स महिलाओं को इन्होंने कहा है कि जो पितृसत्तात्मक हमारा समाज का स्वरूप कैसा है, पितृसत्तात्मक सत्ता है, और पितृसत्तात्मक सत्ता में जो सार्वजनिक क्षेत्र है, बाहर के कार्य हैं, वो पुरुषों को दे दिया गया है, लेकिन जो निजी क्षेत्र है, घरेलू कार्य हैं, घर की जो जिम्मेदारी है, ये किसको कह दिया गया है कि ये केवल महिलाएं ही करेंगी, ठीक है। वहीं कल्याणकारी राज्य की भी जो स्थापना हुई थी वह कहीं ना कहीं हमारी पितृसत्तात्मक सत्ता पर ही आधारित है, और जिसमें महिलाओं की कोई विशेष भूमिका नहीं रखी गई। क्यों? क्योंकि जब राज्य अस्तित्व में आया, कल्याणकारी राज्य की स्थापना हुई, तब सामाजिक समझौता के तहत जब बात हुई थी तो उस सामाजिक समझौते में समाज के केवल पुरुषों का ही पार्टिसिपेशन था, महिलाएं उस समझौते से अलग थी, अर्थात महिलाएं आज भी प्राकृतिक अवस्था में ही हैं, ठीक है। इसी प्रकार बहुत ही फेमस फेमिनिस्ट हैं जिनका नाम है साइमन द बुआ, इनका प्रसिद्ध कथन है कि व्यक्तिगत ही राजनीतिक है, ठीक है। और इनकी जो महत्वपूर्ण रचना है द सेकेंड सेक्स 1949 में आती है तथा पर्सनल इज पॉलिटिकल 1970, इनकी दो प्रमुख रचनाएं हैं। वहीं अ रूम ऑफ वर्जीनिया वुल्फ नेक्स्ट आपकी ये फेमिनिस्ट हैं जो ए रूम ऑफ वन सोन 1929 में इनकी एक प्रमुख रचना है, और ये कहती हैं कि मतलब महिला होने के नाते मेरा कोई देश नहीं है। और इसके साथ ही मतलब ये भी बनती है कि महिलाओं के सामने एक जो समस्या है उनकी पहचान का संकट है, कि उनका अपना कोई अस्तित्व नहीं है, उनकी कोई अपनी पहचान नहीं है। पहचान क्यों नहीं है? क्योंकि उनका अपना उनका अपना कोई नाम भी नहीं है, ठीक है। तो ये समस्या इनकी है, और जब उनकी कोई पहचान नहीं है, नाम नहीं है, तो उनका कोई भी देश, कोई भी स्थान उनका नहीं है, उनका स्वयं का कोई घर नहीं है, ठीक है। तो ये दोस्तों हमने देखा, विचारधारा के आधार पर समानता को समझने का प्रयास किया है, और अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें,
सब्सक्राइब करें और अगर आपके कोई सुझाव हैं तो वो कमेंट्स में मुझे बताएँ। ओके, थैंक यू।